नमस्कार दोस्तों, प्रगति कंपटीशन क्लासेज उदयपुर में आपका स्वागत है। राजस्थान इतिहास में आज जो हम पढ़ेंगे वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण आधुनिक पाठ का हिस्सा है। वैसे राजस्थान इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन के अंदर जो हम देखा जाए तो सभ्यता है, शिलालेख है, ये वहाँ पर हम ऐतिहासिक स्रोत उनके आधार पढ़ते हैं, सिक्के। फिर देखिए मध्यकाल में विशेष देखा जाए तो वहाँ राजवंश पढ़े जाते हैं। राजवंश में पृथ्वी राजवंश हुआ, चाहे मेवाड़ राजवंश हुआ, राठौड़ राजवंश, राठौड़ों के अंदर हम पढ़ते हैं जोधपुर, बीकानेर, और फिर आते हैं कछावा वंश के अंदर तो आमेर राजवंश पढ़ते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है ये राजवंश के अंदर मध्यकाल में आता है। फिर जैसे ब्रिटिश का आगमन होता है 1818 की संधिया, उसके बाद 1818 की संधि और मराठों का काल उससे पूर्व पढ़ा जाता है। 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और फिर अपना जाता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण इसलिए पढ़ा जा रहा है पहले कि कुछ रियासतों के बारे में भी अपने को उसका परिचय यहाँ प्राप्त हो जाएगा और क्या कंडीशन थी रियासतों की वो सारा यहाँ पर हम पहले समझ लेंगे, ताकि मध्यकाल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें इसके लिए बहुत सारी सुविधा रहेगी। तो एक बार आधुनिक पार्ट हम पहले पढ़ेंगे। आधुनिक पार्ट प्रत्येक एग्जाम का बड़ा मोस्ट पार्ट रहता है। किसी भी एग्जाम को देख लिया जाए उसमें आधुनिक पार्ट का हिस्सा बहुत विशेष रहता है, ठीक है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट, सेकंड ग्रेड, पटवार, कांस्टेबल, प्रत्येक एग्जाम के अंदर आधुनिक पार्ट रहता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करें, क्यों किया गया, क्यों करना पड़ा, क्या आवश्यकता क्या थी, और इसके बारे में सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, सुझाव किसने दिया, ठीक है, पूरा घटनाक्रम, ठीक है। इससे पहले एकीकरण से पूरे क्या स्थिति थी भारत के अंदर, राजाओं की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखें हम तो सबसे पहले कि एकीकरण का सुझाव दिया था 1939 में। 1939 के अंदर 1939 में एक व्यक्ति थे लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा सुझाव दिया गया प्रथम बार कि सभी रियासतों का एकीकरण कर लिया जाए। सभी रियासतों का एकीकरण किया जाए ताकि इनका सुचारू रूप से विकास हो सके। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड लिनलिथिगो ने। उनका मानना ये था कि अगर सभी रियासतों को एकत्रित कर लिया जाए, चाहे 4-5 रियासतों के एक साथ समूह बना लिया जाए, तो उससे क्या होगा, एक तो उनका दायरा बढ़ जाएगा। एक व्यापार के अंदर जो अलग अलग नियम बना रखे प्रत्येक रियासत में, उन व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, और ये जो क्षेत्र अगर रियासत का बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारे जो प्रशासनिक कार्य उसके अंदर भी सुधार होगा, या फिर ग्रामीण क्षेत्र का विकास। इन सभी बातों को देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि इनका कर लिया जाए ताकि सभी 4-5 राजा मिलकर एक राज्य तैयार कर लो। तो राजाओं ने कहा कि इससे हमें क्या फायदा, विकास होगा पर हमारा विकास खत्म हो जाएगा, हमारा विकास नहीं रुक जाएगा ना। तो उन्होंने कहा ही नहीं, विकास हमारे हिसाब से हो जाएगा और हम जो जिस स्थिति में वो ठीक है, हमें इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राजाओं का मानना था अगर 4-5 रियासत को एक साथ मिला लिया जाए तो उसका प्रमुख तो एक ही बनेगा, तो 4 बाकी के जो बच्चे राजा वो क्या करेंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, तो भाई हमें काम नहीं करना है, हम राज्य के लिए तो इतने लड़े हैं, तो फिर ऐसा काम क्यों करें। तो यहाँ पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण
एकीकरण का सुझाव रियासतों को सबसे पहले किसने दिया था? 1939 में लॉर्ड लिथिगो। ठीक है, सभी रियासतों का एकीकरण किया जाए ताकि इनका सुचारू रूप से विकास हो सके। तो सबसे पहले इस बात को प्रारंभ करने वाले का श्रेय जाता है, या बात करने वाला व्यक्ति जो है वो था लॉर्ड लिथिगो। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होता है दोस्तों, 1945 में क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए। ब्रिटेन में चुनाव हुए। चर्चिल की जगह क्लेमेंट एटली इसका नाम था पूरा। एटली नाम का व्यक्ति था, वो प्रधानमंत्री बन गया। एटली प्रधानमंत्री बने। ठीक है, एटली प्रधानमंत्री बन गए। जैसे ही एटली प्रधानमंत्री बने और उधर से उनके द्वारा एक घोषणा की गई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र करने से पहले वहां के हमें ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि भारत को स्वतंत्र करने के बाद ये कैसे चलेगा। इसके यहाँ बनाए हुए कुछ नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, सबसे पहले यहाँ का कानून संविधान तैयार किया जाए। तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। जो संविधान का विषय ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, तीनों को यहाँ पर भेजा और इनको कहा कि आपको क्या करना है, आपको वहां जाकर संविधान सभा का निर्माण करना है। वो संविधान सभा क्या करेगी, वो संविधान का निर्माण करेगी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत आ गया तो उन्होंने तय किया कि भाई प्रत्येक यानी कि 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोग होंगे, उन पर एक सदस्य चुनकर आएगा। ऐसे करके उन्होंने जैसे ये किया तो 389 सदस्य कुल होंगे। कितने? 389 सदस्य। 389 सदस्य होंगे। उसमें कहा कि भाई ब्रिटिश प्रदेश, एक तो हो गया रियासतें, एक हो गया ब्रिटिश प्रदेश और एक हो गई रियासत से क्या होगा, मनोनीत होकर आएंगे। कितने सदस्य? 93 सदस्य। और यहां पर ब्रिटिश प्रदेश से कितने होंगे, यहां से 296। उसमें भी 2 भाग हो गए। एक तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश, 4 सदस्य होंगे। और यहां से ब्रिटिश प्रदेश यानी राज्यों से 292 सदस्य होंगे। ये तय कर लिया गया और ये तय हुआ। और रियासतों ने जैसे उनके सदस्य मनोनीत किए, पर उस समय बहुत सारी रियासतों ने इसका विरोध कर दिया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। संविधान सभा की पहली बैठक का 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें उसने भाग नहीं लिया। और अब यहाँ पर जब विरोध चल रहा था तो राजस्थान के रियासतों ने भी अपने सदस्य नहीं भेजे थे। और उस समय एक व्यक्ति था, उसका नाम था भोपाल का नवाब। भोपाल का जो नवाब था, उसका नाम था हमीदुल्ला क्या था, ये नरेंद्र मंडल का चांसलर था। क्या था? चांसलर था। इसके दिमाग में ये था कि मैं नरेंद्र मंडल का चांसलर हूं, इसका मतलब देशी रियासतें मेरे अधिकार में, इनको मैं कहूंगा जो ये फैसला करेंगे कि मेरा प्रभाव इन रियासतों पर है तो मेरी बात ही मानी जाएगी। तब इन्होंने सभी रियासतों को कहा देखो और रुको की नीति अपनाई जाए। और ये किससे प्रभावित था? ये मोहम्मद अली जिन्ना से प्रभावित था। और मुस्लिम लीग ने उस समय बहिष्कार कर दिया था। तो इसने एक नारा दिया कि देखो और रुको की नीति अपनाई। जब देखो और रुको की नीति अपनाई तो यहां पर क्या हुआ कि सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भेजना, यानी राजस्थान की किसी रियासत ने प्रतिनिधि नहीं भेजे। तो उस समय बीकानेर के एक महाराजा थे, उनका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? शार्दुल सिंह जो थे, उन्होंने राजस्थान से सबसे पहले, ये जो शार्दुल सिंह थे, राजस्थान से सबसे पहले अपने रियासत की ओर से प्रतिनिधि भेज दिया। जैसे ही ये उन्होंने भेजा तो इसकी जो योजना बनाई गई थी
इसकी जो नीति थी उसका भांडाफोड़ हो गया और सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से सदस्य भेज दिए। तो यहां पर हम बात करें संविधान सभा का विरोध करते हुए हमीदुल्ला ने कहा सभी रियासतें देखो और रुको की योजना का पालन करें। यानी उसका मानना था कि जब रियासतें उसमें जाएगी नहीं तो संविधान सभा का जो इन्होंने एक तैयार कर रखा, इनकी जो योजना है वो असफल हो जाएगी। अब बीकानेर महाराजा जो थे शार्दुल सिंह, उन्होंने कहा कि भाई अगर मोहम्मद हमीदुल्ला अगर इसके लिए मना कर रहा तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा, कि दोनों एक दूसरे के ध्रुव थे। तो उस समय क्या हुआ, बीकानेर महाराजा थे, उनका नाम था शार्दुल सिंह। बीकानेर महाराजा ने हमीदुल्ला का विरोध करते हुए राजस्थान से सर्वप्रथम अपनी ओर से संविधान सभा में सदस्य भेज दिया। अब सबसे पहले सदस्य किसने भेज दिया? बीकानेर महाराजा ने। शार्दुल सिंह उनका नाम था। हमीदुल्ला का विरोध करते हुए राजस्थान से सर्वप्रथम अपनी ओर से संविधान सभा सदस्य भेज दिया। जैसे इन्होंने भेजा, दूसरी रियासतों ने भेजना प्रारंभ कर दिया। ये तो हो गया संविधान सभा का मामला। अब इससे आगे बढ़े हम, तो जैसे ही कैबिनेट मिशन आया और इसकी हलचल बढ़ने लगी तो भारतीय राजाओं को लगा कि भारत बहुत जल्द स्वतंत्र होगा। तो राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने भी अपने भविष्य की चिंता करना प्रारंभ किया और भविष्य के लिए योजना बनाना प्रारंभ किया कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, हम स्वतंत्र रहेंगे या भारत के अंदर विलय कर दिए जाएंगे, हमारी कंडीशन क्या रहेगी, हमारे राज्य के राजा हम ही रहेंगे या कौन रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने रियासतों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो राजस्थान के जो 4 ऐसे राजा थे जिन्होंने अलग अलग संघ बनाने के प्रयास किए, ठीक है, अलग अलग संघ बनाने के 4 असफल प्रयास किए। सबसे पहले बात करें राजस्थान के शासकों द्वारा अलग अलग संघ बनाने के असफल प्रयास, ठीक है। पहला प्रयास मेवाड़ के महाराणा, पहला प्रयास राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया मेवाड़ के महाराणा ने। राजस्थान यूनियन बनाने का मेवाड़ के महाराणा ने प्रयास किया और मेवाड़ के महाराणा का नाम था भोपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह।
इन्होंने प्रयास किया कि भाई एक राजस्थान यूनियन बना ली जाए जिसमें सभी छोटी रियासतों को शामिल कर लिया जाए। सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजपूताने की यानी राजस्थान की रियासतों ने भाग लिया। लगभग 22 रियासतों ने इसमें भाग लिया और इसमें राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, आपकी जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। बाकी सारी रियासतों ने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। यहां पर बात करें हम महाराणा द्वारा रियासतों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एमपी, गुजरात व राजस्थान की रियासतों ने भाग लिया कि 22 रियासतों ने भाग लिया। ठीक है, अब इसमें से राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। राजस्थान की कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर व बीकानेर। ठीक है, यहां पर देखिए हम राजस्थान की 3 रियासतों ने भाग नहीं लिया। कौन कौन सी? एक तो गया आपके जयपुर, जोधपुर व बीकानेर। ये हो गया राजस्थान यूनियन का सम्मेलन। यानी कि मेवाड़ के महाराणा द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किया गया रियासतों के इकट्ठा करने के लिए, उस सम्मेलन में वर्तमान के 3 राज्यों की रियासतों ने भाग लिया। कुछ रियासतें मध्य प्रदेश की थी, कुछ गुजरात की थी और कुछ राजस्थान की थी। कुल मिलाकर कितनी रियासतें? 22 रियासतें थी। 22 रियासत थी, उनमें से देखा जाए तो राजस्थान की 3 रियासतों ने भाग नहीं लिया। राजस्थान की कौन कौन सी? तो राजस्थान की देखी जाए तो जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। इन रियासतों ने कहा कि नहीं, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हमारा संघ अलग होगा, क्योंकि बड़ी रियासत ये थी। अब यहां से क्या होता है कि महाराणा इसमें असफल है। अगला जो है राजस्थान संघ, दूसरा प्रयास राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, ठीक है। राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने अलग से संघ बनाने का प्रयास किया कि भाई अलवर, करौली और जयपुर को जोड़कर एक संघ बना लिया जाए, पर यह भी असफल रहे। फिर आता है डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह, उन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, वो भी असफल रहे। उनके बाद आते हैं हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, भीम सिंह कोटा, वो भी असफल रहे। वागड़ संघ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाने का प्रयास किया गया और हाड़ौती संघ में झालावाड़ और वर्तमान जो 12 का क्षेत्र आता है कोटा जिले से अलग किया गया, तो कोटा और बूंदी, इनको मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, ये भी असफल रहे। अब यहां पर देखा जाए नंबर 3 वागड़ संघ। वागड़ संघ बनाने का जो प्रयास किया था डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, इन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, यह भी असफल। इसके बाद आता है नंबर 4। ये क्वेश्चन इससे नंबर 4 से बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन, ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ
पहले क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। हाड़ोती संघ कोटा के भीम सिंह इन्होंने प्रयास किया कि भाई एक काम किया जाए कि बूंदी, झालावाड़ और कोटा को मिलाकर एक संघ तैयार किया जाए। ये भी असफल, यानी कि राजस्थान के शासकों के चारों प्रयास असफल रहे। यहां पर सीधी सी बात, शासकों द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल रहे। और इनका रहने का कारण क्या था? हर व्यक्ति अपने निजी हितों को साधना चाहता था। छोटी रियासतों के दिमाग में था कि बड़ी रियासतें में निगलना चाहती है, अगर हम इनके साथ जुड़ गए तो हमारा क्या वजूद रहेगा? यहाँ के जो बड़ी रियासत है उसके शासक इसके प्रमुख बन जाएंगे, उनकी हैसियत और बढ़ जाएगी और हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा क्यों करें? अभी तक तो ये तय नहीं है कि हमारी स्थिति क्या होने वाली स्वतंत्र भारत में, तो उससे पहले हमारे अधिकार क्यों खो दे? उससे अब पहले अपना विलय क्यों कर ले? और अगर भारत आजाद होगा और उस समय ये घोषणा हो गई कि भाई रियासतें सभी स्वतंत्र रहेगी और फिर हमें किसी में मिलना नहीं पड़ेगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, तो फिर हम अपने अधिकार क्यों खोए? अभी तो उसका इंतजार करें। और इसी के कारण इनका कोई संघ नहीं बन पाया, सभी असफल रहे। अब जैसे ये असफल रहे तो उधर से क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को पहली घोषणा हुई कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ये बात हुई थी 20 फरवरी 1947। और उस समय वाइस राय जो थे भारत के, वो थे वेवेल। कौन थे? वेवेल वाइस राय थे। और जैसे यहां पर 20 फरवरी को घोषणा हुई, भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, अलग से देश चाहिए, और हमारे लिए अलग से देश की कोई घोषणा नहीं की गई। तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिमों को मारा गया और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को मारा गया। जब सांप्रदायिक दंगे भड़क गए तो वेवेल ने अपना त्याग पत्र दे दिया। वेवेल अपना त्याग पत्र देकर इंग्लैंड रवाना हो गए और अब उसकी जगह कौन आए? माउंटबेटन, भारत के विदेशी अंतिम वाइसराय जो माउंटबेटन यहाँ पहुंचे और उन्होंने भारत की स्थिति देखी तो बड़ी गंभीर स्थिति थी। भारत में बहुत सारे दंगे हो रहे थे। उस समय एक व्यक्ति था, उसका नाम था इसमें ने कहा कि माउंटबेटन ऐसे समय भारत रूपी जहाज का संचालन करने जा रहे, जो जहाज पानी के बीच में खड़ा, समुद्र के बीच में, और उसमें बारूद भरा हुआ है, ऊपर उस पर आग लगी। ये बात उन्होंने कही और कहा कि इसको कैसे चलाएंगे, दिशा का पता नहीं, कैसे क्या होगा आने वाले भविष्य का पता नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भारत की स्थिति ये कि भारत आगे जाकर क्या बनेगा, भारत के कितने टुकड़े होंगे, भारत के लोग किस दिशा में जाएंगे, ये किसी को पता नहीं। तो माउंटबेटन ऐसे जहाज का संचालन कैसे कर पाएगा? ये बात उनके द्वारा कही गई, इसमें के द्वारा। तो यहां पर देखें हम 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई। भारत को जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। ये बात बोल दी उसने। ये बात तो बोल दी, पर उसने ये नहीं कहा कि भी कैसे क्या होगा, क्या शर्तें रहेगी, और तारीख भी निश्चित नहीं की, जून 1948 तक कर दिया जाएगा। अब ये बात जब हुई तो भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए तो भारत का जो वाइसराय था वेवेल, उसने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलने पर
वाइसराय वेवेल ने त्याग पत्र दे दिया, पद से त्याग पत्र दे दिया। उसकी जगह माउंटबेटन भारत आए। ठीक है, ये नए वाइसराय आए। अब नए वाइसराय आए तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था इसमें। अब ये बीच में बोल गया, इसने भारत की स्थिति देखी और इसने कहा कि बेटन इस समय भारत रूपी जहाज का संचालन करने जा रहे हैं। जो जहाज समुद्र के बीच खड़ा है और बारूद भरा हुआ है, ऊपर आग लगी हुई है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? इसमें बेटन ऐसे समय भारत रूपी जहाज का संचालन करने जा रहे हैं, जो जहाज समुद्र के बीच खड़ा है। अंदर बारूद है, ऊपर आग लगी हुई है। ये बात किसने कही? इसमें नहीं। बेटन ऐसे समय भारत रूपी जहाज का संचालन करने जा रहे हैं, जो जहाज समुद्र के बीच खड़ा है और अंदर बारूद है, ऊपर आग लगी हुई है। ये बात हो गई। इसने जैसे ही कहा, बेटन यहाँ आए, बेटन ने पूरा मौका मुआयना किया, सभी लोगों से बात की, उसने असली मसले की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया। तो उसने देखा कि मुस्लिम लीग चाहती है कि अलग से हमें देश चाहिए, और यहाँ के जो दूसरे नेता थे भारत के, वो नहीं चाहते थे कि भारत के और टुकड़े हो। तो इसी को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो माउंटबेटन ने सभी नेताओं से बात की और उन्होंने ये फिर अंतिम में तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। तो इस भारत पाक बंटवारे की योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना कहा जाता है, ये तय होगा कि भारत पाक बंटवारा होगा। तो उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर इंग्लैंड सरकार को भेज दिया, और इंग्लैंड सरकार ने 3 जून 1947 को घोषणा की कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा और भारत पाक बंटवारा होगा। ये घोषणा कब हुई? 3 जून 1947। किसके समय? माउंटबेटन के समय। ठीक है, और भारत पाक बंटवारे की योजना को क्या कहा जाता है? तो बेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन ने सभी नेताओं से बात करके ये तय किया कि भारत पाक बंटवारा होगा। भारत पाक बंटवारा होगा। इसी कारण बंटवारे की इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है।
माउंटबेटन योजना कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ये भारत पाक बंटवारे की योजना बनी, तय हो गया। तय होने के बाद क्या होता है कि 3 जून 1943 को 3 जून 1947 को घोषणा की गई भारत पाक बंटवारा होगा। वे भारत को 15 अगस्त 1947 को, है ना, को आजाद कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। ये तैयार हो गया। अब भारत की स्वतंत्रता जो मिली थी, ये किस अधिनियम के तहत मिली थी? 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसे मिली थी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 अधिनियम के आधार पर मिली। ठीक है, यानी कौन से अधिनियम के तहत? 15 अगस्त 1947 अधिनियम के तहत मिली। अब यहां से हम आगे बढ़े। इसके अंदर एक धारा थी, धारा का नाम धारा 8। उस धारा 8 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक लाइन लिख दी, उसमें लिखा कि देशी रियासतें जो है वो सारी स्वतंत्र है। उनकी इच्छा हो तो भारत में जाए, उनकी इच्छा हो तो पाकिस्तान में जाए, उनकी इच्छा तो स्वतंत्र है, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा। अब हमारी ओर से हम मुक्त कर रहे हैं। ये बात ब्रिटिश सरकार ने बोल दी और कहा कि हम भारत में पाकिस्तान को जो सौंप रहे क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र होगा? ब्रिटिश शासित प्रदेश होगा। ब्रिटिश शासित जो क्षेत्र है वो हम भारत में पाकिस्तान की सरकार को सौंप रहे, न कि देशी रियासत। ये जैसे ही घोषणा हुई तो राजाओं ने कहा कि अपना आनंद हो गई, अब हम फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े खुश थे। पर भारत सरकार को लगा कि ये भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। जो लोग देश के प्रति थे जागरूक, उनके दिमाग में था कि स्वतंत्रता नहीं मिली, भारत के अनेक टुकड़े कर दिए गए, भारत को जो स्वतंत्रता मिली उसको वापस टुकड़ों में बांट दिया गया। अब ऐसा कौन सा राजा चाहेगा जो खुशी खुशी हस्ताक्षर कर देगा कि मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए? आज की जनरेशन देखा जाए, एक छोटे मोटे पद के लिए व्यक्ति कितने गलत आरोप हर किसी पे लगा देता है, कितनी नीचे की हरकत कर देता है, तो राजा तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब भारत सरकार के पास भी इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी सेना नहीं थी, इतने राजाओं को मनाया जा सके, इनसे युद्ध किया जा सके। और भारत सरकार की अब बड़ी संकट में आ गई और भारत को टाइम दिया गया, भारत और पाकिस्तान को, कि आपके पास 3 जून आज घोषणा हुई, 15 अगस्त का समय, लगभग 70 से 72 दिन का समय था। इस समय अंतराल के अंदर आपको क्या करना है? इन रियासतों को आप मना सको तो मना लो, अन्यथा 15 अगस्त को एक लाइन तय कर दी जाएगी कि एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान। तो समय भी कम था और अब भारत को क्या करना था? रियासतों को विलय करना था, रियासतों को मनाना था। अब यहां पर क्या होता है
धारा 8 सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी रियासतों को आजाद कर दिया गया। ठीक है, यानी उनकी इच्छा हो तो भारत में मिलो, इच्छा हो तो पाकिस्तान मिलो या स्वतंत्र रहो। और भारत में पाकिस्तान को ब्रिटिश शासित प्रदेश सौंपा गया। भारत सरकार या भारत व पाकिस्तान को केवल ब्रिटिश शासित प्रदेश सौंपा गया। ठीक है सर। अब जैसे यहां एक चित्र के माध्यम से समझे, ये कोई एक देश है, मान लिया गया एक देश, इसके अंदर जैसे आपको दे दिए गए, ये हो गया आपका एक अलग से राज्य। ठीक है साहब, एक राज्य हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, केंद्र शासित प्रदेश, 4 प्रदेश हो गए, यानी ये अपने केंद्र शासित प्रदेश जो थे उस समय ये यहां पर हम लगा दिए। अब इसके बाद यहां देखें तो ये जैसे आपको दे दिया ब्रिटिश प्रदेश दे दिया गया, जैसे मुंबई था, ठीक है, कोलकाता बंगाल जो था ये आपको दे दिया, ये ब्रिटिश प्रदेश हो गए। ठीक है, और बाकी जो थे वो सारी रियासतें दे दी, ये हो गई रियासतें, क्योंकि भारत में 562 रियासतों का उस समय विलय हुआ था। 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये बाद में मिले थे। ठीक है, अब ये जो है ये सारी रियासतें स्वतंत्र हैं, इनकी इच्छा हो तो भारत में मिले, इच्छा हो तो पाकिस्तान में जाए। अब जैसे उन्होंने क्या कर दिया, एक लाइन तय कर दी, यानी कि ये वाला एरिया और 2-3 स्टेट सौंप दिए पाकिस्तान को, और बाकी का कहा ये भारत के, और ये जो रियासतें हैं जितने बिंदु ये सारे स्वतंत्र हैं। अब आप सोचो यहां पर ये जैसे ब्रिटिश शासित प्रदेश, ये भारत, ये भी भारत, ये भी भारत, ये भी भारत, और बीच में दूसरे एरिया आ गए। अब ऐसा अगर भारत में मिलता तो हम क्या करते? कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ऐसा भारत होगा तो ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा सब अलग अलग हो गए और बीच में रियासतें आ गई, तो सारी जो कंडीशनें विपरीत हो गई, और कोई भी देश अलग अलग टुकड़ों में अगर बटा हुआ तो विकास नहीं कर पाएगा। वहां की जो जितने भी आवश्यकताएं होगी पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बीच में दूसरी रियासतें आ गई। अब यहां पर भारत सरकार के सामने बड़ा संकट आ गया, क्या किया जाए? तो कहा कि भाई इसके लिए तो रियासतों को मनाना पड़ेगा, और रियासतों को मनाने के लिए बहुत कम समय है। तो उन्होंने क्या किया, ये कार्य भारत के राजनीतिक विभाग को सौंप दिया। कहा कि भाई आप लोग, इसमें ब्रिटिश बहुत सारे थे और उनके संबंध रियासतों से अच्छे थे, तो क्या एक काम करो, आप लोग ये प्रयास करो कि इन रियासतों को भारत के साथ जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये काम कर लेंगे भारत सरकार की ओर से। पर उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था सर कोनार्ड कोरफील्ड। सर कोनार्ड कोरफील्ड जो था वो भारत के विरुद्ध में कार्य कर रहा था। वो सभी रियासतों को भड़का रहा था, या तो आप भारत पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे, भारत में कोई रियासत ना मिले। जब वो कार्य उसे काम सौंपा गया कि तुझे भारत के पक्ष में काम करना है, वो भारत के विरुद्ध में काम कर रहा है, तो काम कैसे सफल हो पाएगा? तो भारत सरकार ने फिर राजनीतिक विभाग की जगह एक 5 जुलाई 1947 को रियासत विलय विभाग की स्थापना की। रियासत विलय विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल, सचिव पीपी मेनन को बनाया गया। अब यहां पर हम देख लेते हैं, भारत की ओर से विलय का कार्य
राजनीतिक राजनीतिक विभाग को दिया गया। इसका सदस्य सर कोनार्ड कोरफील्ड, सर कोनार्ड कोरफील्ड भारत के विरोध में कार्य कर रहा था। ठीक है, ये उससे कार्य कर रहा था। तो भारत सरकार ने क्या किया, अलग से एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम दिया रियासत विलय विभाग। और स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। ये अपने को पूछी जा सकती है, बड़ी मोस्ट है। 5 जुलाई 1947 को रियासत विलय विभाग की स्थापना की। गई। अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव वीपी मेनन, राव बहादुर वापला पनगोनी मेनन इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो अपने वीपी मेनन ध्यान में रखना। इनके द्वारा ये बना दिए गए। सरदार पटेल ने कहा जब इसकी स्थापना हुई सभी रियासतों से कि मैं आग्रह करता हूं सभी रियासतें भारत के साथ जुड़ जाए और भारत सरकार को 3 विभाग सौंपते, संचार, रक्षा और विदेशी मामले। बाकी सारे आपके अधिकार बने रहेंगे और आप सारे किसके साथ जुड़े? भारत के साथ जुड़े। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। तो पंडित नेहरू ने कहा कि कोई बाहरी शक्ति अगर भारत की किसी भी क्षेत्र या किसी रियासत को मान्यता देती तो भारत की शत्रु मानी जाएगी। माउंटबेटन ने जुलाई 1947 में अंतिम बार नरेंद्र मंडल को संबोधित करते हुए कहा जितने भी रियासतें वो भारत के साथ जुड़े, सभी राजाओं की आंतरिक प्रभु सत्ता का ख्याल रखा जाएगा। यह कथन किसका था? माउंटबेटन का। ये सारे जुड़ गए। अब यहां से इन्होंने क्या किया? विलय पत्र जारी किया और विलय का कार्य करना प्रारंभ किया। अब विलय का कार्य जो करना प्रारंभ किया उसमें क्या क्या रहा, कितनी बाधाएं, उसके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम वापस रिपीट कर लेते यहां से। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण 1939, लॉर्ड लिनलिथिगो सभी रियासतों का एकीकरण किया जाए ताकि इनका सुचारू रूप से विकास हो सके। ये बात किसने की? लॉर्ड लिनलिथिगो ने कही। उसके बाद आता है 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, चर्चिल की जगह एटली प्रधानमंत्री बने। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन का क्या काम था? संविधान सभा का निर्माण करना। और कितने सदस्य? 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये भारत आए तो इन्होंने क्या किया? एक प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 389 सदस्य कुल चुने, एक सदस्य चुना गया, जिसमें से कहा कि 93 सदस्य तो रियासतों को दे दिए जाए, रियासतों से मनोनीत होकर जाए, राजा उनकी इच्छा से भेज सकते हैं अपनी ओर से किसी व्यक्ति को। और दूसरे 296 जो सदस्य इनका चुनाव होगा, उसमें 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से होंगे। ये हो गया। अब जैसे ही इन्होंने चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने बहुत कम सीटें जीती, तो उसने इसका विरोध कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और देशी रियासत में वो भी भाग नहीं ले रही। 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक बुलाएगी उसमें रियासतों ने भाग नहीं लिया। और उस समय भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह ये सभी रियासतों को भड़का रहा था। ये
मोहम्मद अली जिन्ना का खास दोस्त था, ये चाहता था कि मोहम्मद अली जिन्ना की सारी जो बनाई गई योजना सफल हो। और उस समय ये क्या था, नरेंद्र मंडल का चांसलर था, सभी रियासतों को कह रहा था कि देखो रुको की नीति अपनाई जाए और इस योजना से काम करें ताकि हम सभी एक साथ रहेंगे, हमें बड़ा सम्मान मिलेगा, तब हम लोग इसमें भाग लेंगे। ये बात किसने कही? ये हमीदुल्लाह ने। तो इस बात का जब पता चला बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह को, उन्होंने कहा कि भाई ये अगर बोल रहा है रुकने की तो हम रुकेंगे नहीं, ये भारत के खिलाफ जा रहा है, अगर तो हम पक्ष में जाएंगे। इन दोनों के 180 डिग्री का संबंध था। तो जैसे इसने ये योजना तैयार की तो बीकानेर महाराजा ने सबसे पहले अपनी ओर से प्रतिनिधि भेज दिया के एम पन्नीकर को, और इसकी जो योजना बनाएगी उसका भांडाफोड़ हो गया। अब इसने कहा कि भाई यहां तो अपन फेल हो गए, अब क्या करें? कहा कि दूसरा मौका देखेंगे। अब इस समय क्या होता है कि संविधान सभा का विरोध करते हुए हमीदुल्लाह ने कहा कि सभी रियासतें देखो और रुको की योजना का पालन करें, पर बीकानेर महाराजा ने हमीदुल्लाह का विरोध करते हुए राजस्थान से सर्वप्रथम अपनी ओर से संविधान सभा सदस्य भेज दिया। फिर दूसरी रियासतों का हम भी भेजना प्रारंभ कर दें, उन्होंने भेजना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के शासकों द्वारा अलग अलग संघ बनाने के प्रयास, शासकों को पता चला कि संविधान बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अपने को आजाद भी कर देंगे बहुत जल्द। तो उन्होंने अलग अलग संघ बनाने के प्रयास किए। मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। जब उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया 1946 में। 1946 में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन के अंदर मालवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और अपने राजस्थान, गुजरात की काठियावाड़ी क्षेत्र की जो रियासतें थी, इन सभी को आमंत्रित किया और कहा कि अभी समझ जाओ देर से सबसे पहले, ताकि हमारा एक संघ बना लिया जाए, और वो संघ अगर बड़ा होगा तो स्वतंत्र भारत में अपना अस्तित्व होगा, हम कहेंगे जैसे होगा। तो सभी रियासतों को जब बुलाया गया तो 22 रियासतों ने भाग लिया। उसमें 3 रियासतें ऐसी थी राजस्थान की जिन्होंने भाग नहीं लिया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जैसे ही महाराणा ने अपना स्पीच दिया, सभी रियासतों ने कहा ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। पर सभी रियासतों के मन में एक बात आई, बड़ी रियासतें हमें निगलना चाहती हैं, ये इनके बचाव के लिए सुरक्षा कवच बनाना चाह रही, बाकी और कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि हम छोटी रियासतों को इसमें विलय कर लिया जाए तो इनका अस्तित्व हो जाएगा और स्वतंत्र भारत में अस्तित्व इन्हीं का रहेगा, और हमारा क्या रहेगा? कुछ नहीं। हम तो पहले अभी तो राजा है, फिर बाद में कुछ नहीं रहेंगे। तो कहा कि भाई यार ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं। हम किसी मुसीबत को दूर से देखने से ऐसा नहीं कि हम अभी मुसीबत में आ जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। और सभी इसमें अपने अपने हितों को ध्यान में रखा, तो उन्होंने मना कर दिया और इसमें असफल रहे। अब इसी क्रम में देखें अगला, राजस्थान संघ जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा बनाने का प्रयास किया, ये असफल रहे। वागड़ संघ डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, इन्होंने बनाने का प्रयास किया, ये असफल रहे। हाड़ौती संघ, क्वेश्चन पूछा गया पहले, कोटा के भीम सिंह द्वारा बनाने का प्रयास किया गया, ये भी असफल। शासकों द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल रहे। अब आता है अगला, 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा हुई कि भारत को जून 1949 तक आजाद कर दिया जाएगा। और कैसे क्या कंडीशन रहेगी कुछ पता नहीं। आपको भी कोई अचानक आकर बोल दे कि कल हम घूमने चलेंगे, तो आपके दिमाग में 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहाँ चलेंगे, कितने बजे चलेंगे, कितने पैसे लेकर आने, वापस कितने बजे आएंगे, खाने का साथ में लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे इस लाइन में आगे थे। तो मुस्लिम लीग का मानना था कि हमें तो अलग से देश चाहिए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं की उन्होंने, काम की बात तो की नहीं और ऐसे बोल दिया। तो भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और उसमें भारत का वाइसराय था, उसका नाम था वेवेल। तो जैसे ये बात हुई तो उसने त्याग पत्र दे दिया और वो निकल लिया, कहा भी हम तो जा रहे हैं। वो निकल लिया तो उसकी जगह कौन आ गया? माउंटबेटन, भारत का अंतिम विदेशी वाइसराय। माउंटबेटन आया तो उसने सभी लोगों से जैसे देखा यहाँ की कंडीशन बहुत खराब थी, तो एक व्यक्ति था उसका नाम था इसमें ने कहा भारत रूपी जहाज समुद्र के बीच खड़ा है, बारूद भरा हुआ उसमें और ऊपर आग लगी हुई, ऐसे जहाज का संचालन माउंटबेटन कैसे कर पाएंगे? ये बात किसने कही? इसमें ने कही। अब यहां से बात करें हम, माउंटबेटन सभी लोगों से मिले, मुस्लिम लीग के लोगों से मिले और कांग्रेस के लोगों से मिले, सबसे मिलकर ये तय किया, कहा कि बिना बंटवारा कोई समस्या का समाधान नहीं होगा।
इसलिए अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसमें सहमत होना पड़ेगा कि भारत का बंटवारा होगा। तो ठीक है, तैयार हो गए। तो ये जो योजना बनाएगी इसे हम क्या बोलते हैं, माउंट बेटन योजना कहते हैं। माउंट बेटन योजना के बंटवारे की योजना को हम क्या बोलते हैं, माउंट बेटन योजना बोलते हैं। इसी क्रम हम देखें 3 जून 1947 को एक घोषणा हुई कि भारत को 15 अगस्त 1947 तक आजाद कर दिया जाएगा और ये भारत पाक बंटवारा हो गया, तय हो गया। अब भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मिली थी। भारत को आजादी मिल गई और उसमें धारा 8 जो थी, इसमें ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि सभी रियासतों को हम स्वतंत्र कर रहे हैं। जैसे हम आए थे उस समय हमने इनसे संध्या की थी 1818 की और हमारी गुलामी में लेकर आए इनको, अब हम मुक्त करते हैं इनको। ये स्वतंत्र है, ये इच्छा हो तो भारत में जाए, इच्छा हो तो पाकिस्तान में जाए, या ये स्वतंत्र है। हम भारत में पाकिस्तान के लोगों को, सरकार को केवल ब्रिटिश शासित प्रदेश सौंप रहे हैं, न कि देसी रियासतें। ये बात जैसी कही, अब यहां पर भारत की जो स्वतंत्रता भारत को मिली वो वापस खतरे में पड़ गई। वापस जब खतरे में पड़ी तो अब यहां पर मैंने आपको पहले चित्र के माध्यम से बताया था, अब भारत सरकार की ओर से एक राजनीतिक विभाग बनाया गया। इसका सदस्य सर कोनार्ड कोरफील्ड था, भारत विरुद्ध में कार्य कर रहा था। इसी कारण भारत सरकार ने क्या हुआ, 5 जुलाई 1947 को रियासत विलय विभाग की स्थापना की। इसको हमें विशेष ध्यान रखना। अध्यक्ष सरदार पटेल, सचिव वीपी मेनन। अब स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, उसमें क्या ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले कि यहां पर ये वाली जो घोषणा की गई 3 जून को, यह आपको पूछी जा सकती है। 3 जून 1947 को घोषणा की गई भारत पाक बंटवारा कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, तो 3 जून 1947 को हुई। यहां तक जो हमने पढ़ा था स्वतंत्रता की घोषणा और रियासत विलय विभाग का पढ़ा था। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे, वो है अपना रियासतों का विलय कैसे हुआ। तो देखिएगा, रियासतों का विलय, रियासत विलय विभाग ने एक पत्र जारी किया, विलय पत्र। इसे बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज आदि नामों से जाना जाता। वैसे 2 पत्र थे, पर राजस्थान में अपने एक ही पत्र काम आया, तो एक पे डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह था कि आप जो रियासत इस पत्र पर हस्ताक्षर करेगी, मान लिया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है, वो भारत के साथ रहना चाहती है। ये तय हो गया। ये जैसे तय हुआ, अब यहां पर क्या हुआ कि विलय पत्र पर जैसे जारी किया और वापिस आ गया कौन, हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह नाम का जो व्यक्ति है, ये बड़ा रोड़ा बना था। अब ये क्या चाहता था, देखिएगा, ये जैसे माना कि राजस्थान है ना, ये हो गया एमपी में भोपाल। अब इस भोपाल को किसमें मिलाना है, पाकिस्तान। अगर आपको इसमें मिलाना है, ऐसा है नहीं जो इसको यहां से ट्रक से भरकर ये सीधा यहां लेके चले जाओगे, नहीं ले जा सकते। और यहां सारी कौन सी रियासत, हिंदू रियासत। अब आप इन हिंदू रियासतों को कहो जो इस्लाम के नाम पर देश बन रहा है, उसमें शामिल होने के लिए अगर आप कहोगे तो कोई रियासत होगी क्या। राजा हिंदू है, जनता है कि हिंदू है। तो इससे दिमाग लगाया, एक काम किया जाए, अगर मैं इनको कहूंगा तो ये कहेगा, सभी सोचेंगे कि इसका मतलब ये इस्लाम के प्रति जाने के लिए अपने को भड़का रहा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका अच्छा दोस्त था और ये जाना चाहता था किसमें, पाकिस्तान में। तो सभी रियासतों का देखो ऐसी बात है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप पाकिस्तान में जाओ या भारत में जाओ, आप सभी स्वतंत्र हो। आप भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। हम अगर स्वतंत्र रहेंगे तो अपना कोई अस्तित्व रहेगा। तो राजा उनका यार बहुत अच्छी बात बोल रहा है, भाई स्वतंत्र रहेंगे तो अपने राज्य के अपन मालिक रहेंगे। तो राजा उनका ये भी सही बात है। तो उस समय जब ये सभी को भड़का रहा था और इसने मेवाड़ के महाराणा से पूछा कि महाराणा आप किसके साथ जा रहे। महाराणा ने कहा कि मेरे पूर्वज पहले निश्चित करके गए, मैं हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। ये बात कही। अब उस समय ये भोपाल का नवाब चला गया जोधपुर।
और जोधपुर महाराजा थे हनुमंत सिंह। नए महाराजा बने, 9 जून को इनके फादर का देहांत हुआ था, 9 जून 1947 को, यानी स्वतंत्रता की घोषणा के समय उम्मेद की जिंदा थे और 9 जून को इनका देहांत हुआ था। अब ये नए महाराजा बने थे, इनको इतना अनुभव नहीं था और विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर करने की बात आई तो हमीदुल्लाह सभी को भड़का रहा था। अब इस बात की सूचना किसको मिल गई? शार्दुल सिंह को। ये वही शार्दुल सिंह बीकानेर से। कहा कि ये मना कौन कर रहा है? हमीदुल्लाह। तो कहा जब तो इसकी बात माननी नहीं। और 7 अगस्त को, सबसे पहले 7 अगस्त 1947 सबसे पहले बीकानेर महाराजा की ओर से हस्ताक्षर किए भारत के साथ जुड़ने के लिए राजस्थान की रियासतों में। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो बीकानेर रियासत। कब किए? 7 अगस्त 1947। बीकानेर महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह महाराजा ने और कहा कि जितनी हिंदू रियासतें वो सारे हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाए। ये आग्रह किया, ये तो जुड़ गए। और उधर ये भोपाल का नवाब किसको लेकर गुमराह? हनुमंत सिंह को। और इनकी भेंट किससे करवा दी? जिन्ना से। जिन्ना से भेंट करवाई तो जिन्ना ने क्या किया? 4 लाइनें लिखी एक पेज में, हस्ताक्षर कर दिए और एक खाली पेज दिया, उस पर भी हस्ताक्षर कर दिए। कहा कि 4 को मैं उससे घोषणा में कर रहा हूं कि कराची बंदरगाह आपको मुफ्त में दिया जाएगा, रावलपिंडी रेलवे लाइन दी जाएगी और अकाल पड़ गया उस समय आपको अनाज उपलब्ध करवाएंगे और जब आप अस्त्र शस्त्र किसी भी रियासत से कहीं से भी खरीद सकते हो, इस पर कोई आप पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और भी आपकी कोई शर्तें होती, खाली पेज दे रहा हूं, इसमें लिख दो। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पाकिस्तान में आना है, मैं तो आपको दोस्त के नाते ये बोल रहा हूं कि आप स्वतंत्र रहो, आप किसी के साथ भी जुड़ रहे हो। अब जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के मन में विचार आए, बात सही बोल रहे। अगर ये व्यक्ति ये बोलता है कि तुम पाकिस्तान में आओ तो बोले इसका स्वार्थ था, तो बोल रहा स्वतंत्र रह जाओ, ये हमें स्वतंत्र रहने के लिए प्रेरित कर रहा। और उस समय जोधपुर रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी। जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर, वर्तमान में डीडवाना, कुचामन बन गए और कुछ क्षेत्र ब्यावर के अंदर चला गया और फिर आता है सांचौर और बन गया। ये सारा जो भूभाग था ये सारा जोधपुर के अंदर आता था, फलोदी वाला और सारा। पुराने जो जिले हैं उनमें से 5-6 जिले आते हैं, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर। बड़ा क्षेत्र था। तो हनुमंत सिंह ने कहा कि ठीक है मैं विचार करता हूं इस पर। सामंतों से बात की, सामंतों ने मना कर दिया कि महाराज आप जाना हो तो आप जाइए, हम तो भारत के साथ रहेंगे। और इस बात की सूचना मिल गई किसको? वीपी मेनन को। वीपी मेनन ने इनको बुला लिया दिल्ली और वहां इनसे हस्ताक्षर करवा लिए विलय पत्र 9 अगस्त को। और इधर अब एंड में बचे कौन? धौलपुर के उदयमान सिंह, उनसे 14 अगस्त तक, सबसे अंत में 14 अगस्त को हस्ताक्षर करवा लिए। ये तो हो गया अपना विलय। और अगली जो क्लास है उसमें हम विलय का कुछ थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एकीकरण। 7 चरणों में हुआ, कैसे क्या रहा, किसी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, वो सारे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।